हेलो मेरे प्यारे टॉपर्स, मेरे प्यारे ब्रिजियंस। आई होप आप सभी लोग बेस्ट होंगे और अपनी स्टडी को बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, मेरे प्यारे ब्रिजियंस, जैसा कि आप सभी को पता है, पिछली कई क्लासेस से हम लोग साथियों मैथ को बहुत ही आसान तरीके से सीखते आ रहे हैं। यदि आप सभी लोग रिवीजन करते रहे होंगे साथ साथ, तो आपको भी मैथ लगने लगा होगी हमें सरल है। सारा कॉन्सेप्ट हम क्लास 9th का यूज कर रहे हैं। कुछ कॉन्सेप्ट जो हम नया सीखे हैं क्लास 10th का होगा। अधिकतर कॉन्सेप्ट आपकी क्लास 9 से रिलेटिव है साथियों। तो मेरा यही रिक्वेस्ट रहता है कि आप लोग रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। क्लास खत्म होने के बाद एक बार रिवीजन कीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो साथियों, हम लोग इस मैथ की जर्नी में पिछली कई क्लासेस के द्वारा प्रश्नावली 4.1 को हम लोगों ने अच्छी तरीके से हल कर लिया था और हम लोग 4 अध्याय की शुरुआत कर लिए थे। और उसी के क्रम में हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 4.2 को। जो प्रश्नावली 4.2 है, जो मतलब कि एक्सरसाइज जो साथ 4.1 4.2 है। एक तो हम पढ़ चुके पहले, 4.2 में आज पढ़ना है। और आज की इस क्लास में हम लोग बहुत ही यूनिक तरीके से, अलग अलग तरीके से सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। तरीका पुराना ही लगाएंगे, लेकिन आपको यूनिक लगेगा। आप ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, तभी समझ में आएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, हर क्लास की बात इस बात भी कहूँगा कि आप सभी लोग अपने पेन को तैयार कर लीजिए, कॉपी को ओपन कर लीजिए। और मेरा सवाल आपसे निवेदन रहता है कि पहले शुरू करता हूँ मुझे सवाल को लगाने के लिए, तो आप पहले समझा करो, उसके बाद लगाने की शुरुआत क्या करो, तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे टॉपर, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को एक बहुत ही मस्त लाइन के संग कि रग हौसला वो मंजर भी आएगा। रग हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। यूं न थक बैठ कर ये मंजिल के मुसाफिर, यूं न थक बैठ कर ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले सवाल को देखते हैं क्या है। लिखा है सवाल नंबर 1 है कि गुणनखंड विधि से, मतलब फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टर करना है, निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। मतलब जीरोज निकालना है एक तरीके से। जैसे हम लोग साथियों चैप्टर 2 में जीरोज पढ़ते थे, उसी तरीके से इसमें मूल निकालना है। क्या निकालना? मूल निकालना है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। आइए हल करते हैं साथियों। आप सभी लोग मेरे साथ बने रहेंगे, अंत तक समझ में आएगा। सवाल नंबर 1 क्या लिखा हुआ साथियों? x² - 3x - 10 = 0। हम लोग कैसे करते थे? हम लोग को तो बहुत आसान तरीके से क्लास 9 में पढ़ के रखा है, गुणनखंड पहले करना है इस प्रकार के सवाल का। तो साथियों, सबसे पहले जो लास्ट वाला अंक है, इस अंक का हम यहाँ पर गुणा करेंगे। भैया यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पर 1 मान लो। क्या मान लो? 1। तो 10 1 का मान 10। मतलब इधर तो 10 का हम लोग ऐसा फैक्टर करें कि तो घटाने पर 3 आए। घटाने पर ही क्यों? क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी क्लास में बता के रखा है, जिस बीच वाली संख्या में हमें बराबर करना होता है, बीच वाली संख्या के दाहिने साइड में, इस साइड में जो चिन्ह होगा वही चिन्ह लिया जाता है। तो यहाँ पर माइनस है, तो घटाने पर 3 आए और गुणा करने पर 10 आए। ऐसा हमें 10 को तोड़ना है। तो आइए तोड़ते हैं। 2 पंचे 10। यहाँ क्या है भाई? यहाँ पे 10 है। क्या है? 10 है। तो 2 पंचे 10 और 5 एकम 5। क्या लग रहा है? 5 को 2 से गुणा करोगे 10 आएगा कि नहीं आएगा? और जब 5 को 2 से गुणा करोगे 10 आएगा, और 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। आंसर आ गया साथियों। तो क्या लिखेंगे? यहाँ देखिए ध्यान से। हो जाएगा x² - 5 - 3 x - 10 = 0। अब हो जाएगा x² - 5 एकम 5x प्लस 3x - 10 = 0। अब इसके बाद क्या करना होता है? इसके बाद हमें कॉमन लेना होता है। ये कैसे हो गया? इस माइनस से हमने अंदर गुणा किया और x इसके संग आ गया। 5 एकम 5x प्लस 3 एकम 3x हो जाएगा। अब इसमें से कॉमन लेंगे, इन दोनों का जोड़ा बनाएंगे साथियों। जोड़ा बनाएंगे दो का। तो इसमें से क्या कॉमन है? कॉमन में जो दोनों के पास है, दोनों के पास x है, तो x कॉमन लेंगे, x - 5। इन दोनों में क्या कॉमन है भाई साहब? क्या? अरे यहाँ पे हमको 2 लिखना चाहिए था, गलत हो गया। यहाँ पे 2 लिख लो। बता दिया करो भाई कमेंट में कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर 2 बचा, तो यहाँ पे प्लस लगाओ और 2 पंचे 10, 2 कॉमन ले लो। यहाँ पर x बचा, प्लस माइनस 2 के बार में 10 कब आएगा? 5 बार में, बराबर का 0। तो क्या हो जाएगा? x तो बाहर वाला, फिर बाहर वाला 2, फिर क्या होगा? x - 5 = 0। तो एक बार क्या होगा? x + 2 = 0। एक बार क्या होगा? x - 5 = 0। तो x बराबर -2 और x बराबर 5।
क्योंकि साथियों इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, और इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। तो क्या लिखेंगे, अतः मूल, क्या, अतः इस समीकरण, क्या, अतः इस समीकरण, अगर इस प्रकार से भी लिखेंगे तो कैसे होगा, कि अतः इस द्विघात समीकरण के मूल -2, 5 होंगे यहाँ। आई होप आपको समझ में आया होगा -2, 5 कैसे आया। आसान है ना मेरे साथियों, बहुत आसान है। सभी विद्यार्थी को लग रहा होगा कि आसान है, क्योंकि पिछली कई क्लासेस से हम साथियों किस प्रकार के प्रश्नों का गुणनखंड करते आए हैं। चैप्टर सेकंड में हमने गुणनखंड भरपूर किया है, 4.1 में हमने गुणनखंड किया, क्लास 9th में गुणनखंड किया। क्या अब भी गुणनखंड नहीं कर पाएंगे? कर लेंगे सर जी, कर लेंगे। चलिए, बहुत अच्छे सभी लोग लिख रहे हैं, कमेंट करिए कि क्या सवाल समझ में आया या नहीं आया। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीके से मैं डिस्क्राइब करके हर एक चीजों खोज करके मैं आपको बताता हूँ। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 2 को हल करते हैं। मेरे टॉपर्स हम सभी लोग प्रश्न संख्या 2 को हल करने जा रहे हैं। तो हम लोग कितने प्रश्न हल कर चुके हैं, टिक करते रहेंगे। प्रश्न संख्या 1 हो चुका है और 1 हम करने जा रहे हैं। तो आइए इसको लिख लेते हैं। लिखा हुआ है साथियों प्रश्न संख्या दूसरा, लिखा है 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसके हमें मूल निकालना है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें लास्ट वाले को इससे गुणा करना है। 6 को 2 से गुणा करेंगे 12 आएगा, 12 का खंड हमें x के बराबर। अब x के भैया कोई संख्या लेना पड़ेगा, तो जहां पर कोई संख्या नहीं होती है वहां पर 1 मान लो। क्या मान लो? 1 मान लो। तो 6 दूनी 12, 12 का खंड 1 के बराबर, घटाने पर 1 आए, गुणा करने पर 12 है। तो आइए 12 का हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर। देखिए 2 छंग 12, 2 तई 6, 3 एकम 3, तो 2 दूनी 4 होगा, 4 तई 12। अगर हम साथ 4 गुणे 3 करेंगे तो क्या होगा, 12 होगा, और 4 माइनस 3 करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। तो आई होप हमें अपना फैक्टर मिल गया होगा और मैं समझ पा रहा हूँ, आपको भी समझ में आया होगा। सबसे पहले 2x² प्लस 4 माइनस 3x इक्वल टू 0। अब क्या होगा, 2x² प्लस 4 एकम 4x प्लस माइनस माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। हर सवाल के बाद इसी सवाल में हम लोग क्या बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। अब मेरे प्यारे साथियों, जब हमने जोड़ा बनाया, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो कहोगे भैया 2 कॉमन है और x कॉमन है। तो भैया 2 तो पहले कॉमन हो गया, इसके बाद 2x था, 1x चला आया, तो कितने x बचे, 1x। तो 1x यहाँ लिख लो, प्लस 2 के बाद 4 कितनी बार आएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। चलिए माइनस 3 और 6 किसके पहाड़े में आएंगे, तो भैया कहोगे 3 और 6 तो भैया 3 के पहाड़े में आएंगे। तो भैया जिसके पहाड़े में आएंगे उसको कॉमन लो। आई होप आप जान गए कॉमन कैसे लेता है। 2 संख्याएं ले लो और देखो दोनों संख्या किसकी टेबल में आएंगे, मतलब साथियों उनका HCF कितना है, उनका HCF कॉमन ले लो। क्या कर लो, उनका HCF कॉमन ले लो। 3 और 6 का HCF कितना होगा, 3 होगा। तो हमने 3 कॉमन ले लिया, 3 एक कम 3 x बचेगा, और माइनस माइनस प्लस 3 के बाद 6 2 बार में आएगा, इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में साथियों 2x माइनस 3 और एक ब्रैकेट में साथियों x प्लस 2 इक्वल टू 0। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक बार 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और एक बार साथियों x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो एक बार होगा 2x इक्वल टू 3 और x बराबर क्या होगा, 2/3। कहाँ गलत हो गया, हाँ गलत हो गया भैया, गलत कहा होगा कि 3 ऊपर रही, 3/2। पहला मान तो ये हो गया। दूसरा मान क्या कह रहा है कि x बराबर क्या होगा, -2। तो क्या लिखोगे, अतः, क्या लिखोगे, अतः इस द्विघात समीकरण के मूल, ब्रैकेट में लिखेंगे, क्या भैया कोई गलत नहीं हुआ, नहीं, तो यह लिखेंगे 3/2 कामा -2 होंगे। यह है। आई होप आपको समझ में आया होगा और इसी प्रकार से हम प्रश्न करेंगे तभी तो हमें समझ में आएगा। भैया आप कहेंगे सर जी इतनी जल्दी आप सवाल क्यों लगा लेते हैं, और हम लोग यहाँ तो समझते रह जाते, सवाल लग जाता है। भैया प्रैक्टिस से लग रहा है सवाल, सारे सवाल जो लग रहे हैं बहुत ही सरल सवाल हैं, सारे सवाल प्रैक्टिस से लग रहे हैं। मैंने बहुत कुछ प्रैक्टिस किया है। आज जो मैथ मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ इसके पीछे मुझे कई सालों का मेहनत लगा है, कई सालों का सत्य संघर्ष लगा है, बहुत सारा मैंने स्ट्रगल किया है, बहुत कुछ मैंने सीखा भी है, वो भी आप लोगों से, तभी मैं आज पढ़ा पा रहा हूँ। इसके पीछे बस एक ही कारण है, जो चीज़ आपको मौजूद नहीं बस प्रैक्टिस करो।
प्रैक्टिस से इंसान बहुत मजबूत हो जाता है साथियों, बहुत मजबूत हो जाता है। जिम लोग जाते हैं बॉडी बनाने के लिए, क्या करते हैं? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आप भी प्रैक्टिस करो, बॉडी बन जाएगी दिमाग की, और जब दिमाग की बॉडी बन जाएगी दिमाग तेज हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। तो साथियों प्रश्न संख्या 2 भी कितना आसान था, लग गया ना? क्यों परेशान हो रहे थे आप सभी लोग कि नहीं लगेगा? लगेगा लगेगा। अगर 2 लग गया है तो तीसरा भी लगेगा, रूट वाला। कैसे लगेगा? कैसे लगेगा बता दूं? तो आइए उसको भी देख लेते हैं कैसे लगेगा। आइए आगे बढ़े प्यारे ब्रिजेशियंस, आई होप आपको लगाए हुए 2 प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। आइए इसी क्रम में हम लोग आज के अपने तीसरे प्रश्न को देखते हैं। बहुत ही आसान तरीके से सवाल कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि √2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2, और इसे हमें हल करना है और इसके मूल निकालना है। मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही आसान है, हर सवाल की तरह इस सवाल में भी थोड़ा हम लोग कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या होता है, लास्ट वाली संख्या को लास्ट वाली संख्या से गुणा करना होता है। मतलब सबसे आखिरी वाले को सबसे पहले से गुणा कर दो। तो मतलब क्या लिखा हुआ है, 5√2 गुणे 2। अब आपने क्लास साथियों प्राइमरी क्लास में पढ़ के रखा होगा साथियों कि रूट से रूट कट जाता है कब? जब दोनों संख्याएं सेम होती हैं। मतलब क्या होगा, 5 गुणे 2 बराबर 10। मतलब क्या निकला, 5 गुणे 2, मतलब गुणा करने पर 10 आ गया। अब हमें 10 का खंड 7 के बराबर करना है, और इधर प्लस लगा है, मतलब जोड़ने पर 7 आए और गुणा करने पर 10 आए। तो देखो 5 गुणे 2 हमने किया तो 10 आया। अगर इसको हम जोड़ दें, 5 + 2 कर दें तो क्या होगा, 7 होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये 10 कैसे आया और ये 7 कैसे आया। तो आइए इसी का हम लोग यूज यहाँ पर करेंगे। तो देखिए √2 एक्स स्क्वायर प्लस 5 क्या होगा, 5 + 2 x प्लस 5√2 = 0। तो साथियों हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, हो जाएगा √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 = 0। अब यहाँ मैं कुछ समझाना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। जो ये 2 है, इस 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम इस 2 को क्या लिख सकते हैं? देखिए साथियों, अगर हम 2 गुणे 2 रूट वाला किए थे तभी तो 2 आया था। तो 2 को लिख सकते हो साथियों √2 गुणे √2। इसी का उपयोग हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग कहेंगे इन दोनों में केवल x ही कॉमन है। तो x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, √2x बचेगा, प्लस बचेगा 5, प्लस यहाँ क्या कॉमन लोगे भैया, इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो भैया अभी यहाँ देखो क्या, √2 को हम 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 गुणे 2। तो इसमें से √2 ले लो कॉमन मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या बच गया, यहाँ बचा यहाँ पर √2 x प्लस 5 = 0। अब साथियों हम लोग क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस √2 और हो जाएगा एक ब्रैकेट में √2 x प्लस 5 = 0। तो एक बार होगा x प्लस √2 = 0, एक बार होगा √2 x प्लस 5 = 0। अब मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग हर सवाल की तरह इसमें भी करेंगे कि जो साथियों इस तरफ में प्लस में संख्या है उस तरफ जाएगा तो माइनस में होगा। तो x बराबर क्या होगा, -√2। इधर क्या होगा, √2 x बराबर -5, और x बराबर क्या होगा, -5/√2। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इन दोनों x की वैल्यू कैसी आई। अगर आप इतना कर लिए हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा ही आएगा। अब हमें स्टेटमेंट कैसे लिखना होता है, लिखेंगे अतः दिए गए द्विघात समीकरण, अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल ब्रैकेट में लिखेंगे -√2 कामा -5/√2 होंगे। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही मेरे प्यारे साथियों? क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही मेरी? क्या जो मैं सवाल लगाई हूँ आपको समझ में आ रहा है? नहीं, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया है, इससे आसान हो ही नहीं सकता है।
जो मैंने आसान तरीके से आपको बताया है, मेरे अनुसार इससे आसान हो नहीं सकता है, बहुत आसान तरीका मैंने बताया है। गुणनखंड करना सीख लो, क्लास 10th में बहुत ही मदद करेगा साथियों। सबसे पहले आपको क्या बताया मैंने कि सबसे जो अंतिम वाला पद है उसको प्रथम पद से मल्टीप्लाई कर लो। मैंने प्रथम पद को गुणा किया तो साथियों हो गया ये 10। अब साथियों जो उसका गुणा करोगे उसी का खंड हमें बीच वाले के बराबर में डालना होता है। अगर प्लस लगा तो जोड़ने पर वो संख्या आ जाए, और घटाओ लगा तो घटाने को संख्या आ जाए। यहाँ पर प्लस लगा था तो वैसी संख्या सोचो कि जोड़ने पर 7 है, गुणा करने पर 10 आए, और 5 दो ही संख्या है, जो गुणा करोगे तो 10 आएगा और जोड़ोगे तो 7 आएगा। उसी का उपयोग करके मैंने इसे हल किया है। आप क्लास 10th के लेवल पर आकर गुणनखंड अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए, आपको जरूर आएगा। मेरा विश्वास है कि आप जरूर आएंगे, टॉपर बनेंगे, आपको जरूर मैथ समझ में आएगा। मैंने कई सारे बच्चों के ऊपर मेहनत करके उनको मेहनत करने का सिखाया है, और साथ ही उनको सवाल लगाना भी आ गया है। मिलाऊंगा टाइम आने पर। तो आइए, अभी तक हम लोगों ने 3 प्रश्न को हल किया है, और इसी क्रम में हम सभी लोग प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे। आप सभी लोग तैयार हो जाइए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मेरे प्यारे टॉपर्स, अब लोग जो हम लोग प्रश्न का हल करने जा रहे हैं वो प्रश्न हम लोग हल करेंगे प्रश्न संख्या 4। तो आप सभी लोग हल का हल लिखेंगे और डालेंगे प्रश्न संख्या 4। और प्रश्न का लिखा हुआ है साथियों 2x² माइनस x प्लस 1/8। क्या आप लोग डर गए? ये 1/8 देकर डरना नहीं है। जहां पर बीएसए ने कदम रखा वहां आपको डरना नहीं है, क्योंकि बीएसए एक विश्वास पात्र संस्थान है साथियों। बीएसए एक विश्वास पात्र साथियों कम्युनिटी है, जिसके ऊपर साथियों काफी सारे बच्चों का विश्वास है। कुछ लोगों को लगता है कि मैंने उनको धोखा दे दिया, कुछ लोगों को लगता है कि मैंने भाई उनके संग बहुत गलत कर दिया, लेकिन याद रखिए मैंने कभी किसी के संग गलत नहीं किया है। मैंने हर काम अच्छा किया है, हर काम अच्छा किया है, बशर्ते कुछ लोगों को बुरा लग जाता है तो उसमें हमें क्या करना है भाई? हमें तो अच्छा करना है। जिसको अच्छा पसंद होगा वो हमारे साथ जुड़ेगा, जिनको अच्छा नहीं लगेगा वो हमसे दूर भागेंगे। कोई बात नहीं, चलो आगे देखते हैं। देखिए साथियों, अब इस प्रकार के प्रश्न को हल करते समय आपका क्या मन होना चाहिए कि हमें पहले से डिनोमिनेटर सबका सेम करना है। तो यहाँ पर देखिए 8 है, तो यहाँ पर सबसे पहले 1 मानो, यहाँ पर भी 1 मानो। अगर यहाँ पर 8 है तो मेरे प्यारे साथियों सबके पास 8 होगा, तभी तो सब बराबर होंगे डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर 8 से गुणा कर दो, और यहाँ पर 8 से गुणा कर दिया मैंने, यहाँ पर मैंने 8 से गुणा कर दिया, और यहाँ पर मैंने 8 से गुणा कर दिया। अब आइए इसको हल करते हैं साथियों। देखिए सबसे पहले जब इस प्रकार का सवाल हो डिनोमिनेटर सेम कीजिए, सवाल लग जाएगा। 8 दूनी 16x² माइनस 8x प्लस 1, और सबके नीचे 8 बराबर है तो कॉमन हो जाएगा, इक्वल टू 0, नीचे मानेंगे 1। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 0 में 0 होगा, तो 16x² प्लस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब सवाल हमें मूल रूप से मिल गया कि सवाल मूल रूप से यही है। अब इसका हमें क्या करना है? गुणनखंड करना है साथियों। आइए सवाल देखिए सभी लोग फटाफट। देखिए 1 यहाँ पर लिखा है, 16 यहाँ पर लिखा है, तो 16 गुणे 1 फटाफट कर लीजिए साइड में। तो 16 गुणे 1 कितना होगा साथियों? क्या होगा? 16 गुणे 1 16 होगा। अब इस 16 का खंड हमें 8 के बराबर करना होगा जोड़ने पर साथियों, कि जोड़ने पर 8 है, गुणा करने पर 16 है। तो 16 का छोटा सा कर लो गुणनखंड, 2 8 16, 2 चौको 8, फिर 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। अब मेरे प्यारे साथियों को ध्यान दे रहे हैं आप सभी लोग, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अगर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 कर दे तो 8 में से 2 जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा। अगर इस तरीके से करें 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, तो 4 गुणे 4 16 हो जाएगा। साथियों ध्यान दीजिएगा कि 4 गुणे 4 होगा 16, और 4 में जब 4 जोड़ेंगे तो होगा 8। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने क्या बताया कि 16 एकम 16, 16 का खंड करना है 8 के बराबर, वो भी जोड़ने पर 8 है। तो साथियों 4 प्लस 4 करेंगे तो 8 होगा, और 4 को 4 से गुणा करोगे तो 16 होगा। वही अपना आंसर बन जाएगा। तो आइए कैसे देखिए, 16x² प्लस 4 प्लस 4 x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए 16x² प्लस प्लस दियो 4x प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है मेरे बच्चों? तो देखो 4 और 16 कैल्शियम की, सॉरी 4 और 16 के एचसीएफ कितना होगा? तो 4 और 16 के एचसीएफ साथियों 4 होगा। ये 4 और 16 4 के पहाड़े की संख्या आएंगी, तो 4 कॉमन लेंगे, x दोनों के पास x कॉमन लोगे। 4 के पहाड़े में 16 कब आएगा? 4 चौक 16, और प्लस 4 के पहाड़े में 4 कितने बार होगा? 1 बार में। प्लस इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन है तो 1 कॉमन ले लो, तो 4x प्लस 1 इक्वल टू 0।
तो क्या होगा साथियों, एक बार 4x+1 एक बार हो जाएगा, एक बार साथियों 4x+1 इक्वल टू 0। तो साथियों हम लोग क्या देख रहे हैं, इस सवाल को देखेंगे तो 4x+1 इक्वल टू 0 एक बार होगा और एक बार होगा 4x+1 इक्वल टू 0। अब देखिए क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, इधर ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो ये हो जाएगा 4x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -1/4। ठीक इसी प्रकार से इधर होगा 4x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -1/4। तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे, अतः दिए गए, अतः दिए गए द्विघात समीकरण, अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल -1/4 -1/4 होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। और मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही आसान है। सबसे पहले जब भी मूल निकालना हो आपको साथियों गुणनखंड कर लीजिए, गुणनखंड करने के बाद संख्याओं को पश्चांतर कर दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए, सवाल लग जाएगा। इंग्लिश वाले यहाँ लिख सकते हैं हेंस नाउ, या हेंस लिखेंगे या नाउ लिखेंगे, हेंस द जीरोज ऑफ, क्या लिखेंगे, जीरोज आप लिख सकते हो, जो तो शून्यांक हो जाएगा, मूल लिख लेंगे ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लोग सभी लोग चाहे इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हो चाहे हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हो, मेरे प्यारे साथियों सवाल लगाने का तरीका सब में एक ही होता है। केवल मेरे प्यारे बच्चों जो बदलता है वो केवल लैंग्वेज बदलता है, केवल हिंदी को इंग्लिश में लिखना होता है। तो आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सवाल को समझेंगे और लगाएंगे। तो अभी तक हम लोग कितने सवाल को हल कर चुके हैं, मार्क करेंगे। हम लोग अभी तक 4 प्रश्न को हल कर चुके हैं बहुत ही आसान तरीके से, और इसी क्रम में हम लोग हल करने जा रहे हैं अपने प्रश्न संख्या 5 को, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है हम सभी के लिए और बोर्ड एग्जाम की नजरिए से भी। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस। अब हम सभी लोग हल करने जा रहे हैं आज के अपने 5वें प्रश्न को साथियों। तो साथियों 5वां प्रश्न क्या है हम सभी के लिए, लिखा हुआ है साथियों 100x² -20x + 1 = 0। साथियों 100 एकम 100 और 100 का खंड 20 के बराबर, यहाँ पर प्लस लगा मतलब जोड़ने पर, मतलब हमें 100 का फैक्टर ऐसे करना है साथियों कि जोड़ने पर 20 आए और साथियों गुणा करने पर 100 आए। तो देखिए 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20 को लिख सकते हैं 10 + 10, और 100 को क्या लिख सकते हैं साथियों, 100 को लिख सकते हो आप लोग 10 × 10। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि 20 साथियों क्या होगा 10 + 10 और 100 क्या होगा 10 × 10। मतलब अगर हम साथियों 10 + 10 करेंगे तो 20 भी हो जाएगा, और उन्हीं संख्याओं को गुणा करेंगे तो साथियों 100 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि साथियों जब 100 को 1 से गुणा करेंगे तो 100 आया, और 100 का फैक्टर 20 के बराबर करना है जोड़ने पर, तो साथियों 10 + 10 क्या होगा 10 + 10। आइए आगे देखते हैं ऐसे। तो ये हो जाएगा 100x² -10 + 10 x + 1 = 0। तो हो जाएगा ये 100x² -10x ± -10x + 1 = 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, 10 और साथियों 100। 10 और 100 का एचसीएफ क्या होगा, तो 10 होगा साथियों, दोनों 10 के पहाड़े में आएंगे 10 कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, 10 के पहाड़े में 100 कब आएगा 10 धाम में 100, x - 10 एकम 10। इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ नहीं तो 1 कॉमन है, तो -1 कॉमन होगा, 10 एकम 10x ± -1 = 0। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, इसको और इसको एक साथ लेना है। तो 10x - 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में होगा 10x - 1 = 0। तो एक बार होगा साथियों 10x - 1 = 0, एक बार होगा साथियों 10x - 1 = 0। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में होगा, तो 10x = 1 और x = 1/10, और इधर देखेंगे 10x = 1 और x = 1/10। तो हमें आंसर मिल गया। तो क्या लिखेंगे, अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल 1/10 1/10 होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा।
और जितने भी प्रश्न हमने अभी तक लगाए हैं वो सभी प्रश्न गुणनखंड बेस पे थे साथियों। अभी तक जो हम लोगों ने 5 प्रश्नों को हल किया है वो सारे प्रश्न कैसे हैं, वो सारे प्रश्न साथियों गुणनखंड पे आधारित हैं। गुणनखंड कीजिए और सवाल का आंसर लीजिए, गुणनखंड कीजिए सवाल का आंसर लीजिए। लेकिन साथियों गुणनखंड करते समय आप लोग गलती मत किया करो। अधिकतर बच्चे गुणनखंड करते समय गलती कर देते हैं, वहीं फंस जाते हैं। मेरी आपसे विनती है गुणनखंड संभल कर कीजिए। और साथियों बहुत बच्चे कहते हैं सवाल मुझे नहीं समझ में आ रहा है, समझो, थोड़ी दिमाग लगा के प्रैक्टिस करो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है समझने की कोशिश कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। मैथ बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, बस आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, सवाल समझ में आता जाएगा, सवाल आपसे लगता जाएगा। तो साथियों अभी तक हम लोगों ने 4.1 के पहले खंड के 5 प्रश्नों को हल किया है। आइए हम लोग अब हल करेंगे शब्दों की समस्या वाले प्रश्न को। आप सभी लोग साथियों तैयार हो जाइए। अगर आपको अभी भी प्यास लग गई हो, पानी का भूख लग गया हो, पानी का भूख लगता है नहीं, पानी का प्यास लगता है, तो वीडियो को पॉज कर दो, पानी पी आओ, थोड़ा 5 मिनट का रेस्ट कर लो और उसके बाद फिर हम लोग शुरू करते हैं साथियों शब्दों की समस्या वाले प्रश्नों को हल करना, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इजी वे में। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने इस प्रश्न के सीरीज में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो हम लोग प्रश्न हल करने जा रहे हैं वो शब्दों की समस्या वाले प्रश्न हैं और ये प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं, बस आप लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। आज जो मैं प्रश्न अब हल करने जा रहा हूँ, अब आप लोग पहले समझेंगे तब आप उतारने का प्रयास करेंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है, तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न हम हल कर चुके हैं। शब्दों की समस्या में जो साथ क्वेश्चन नंबर अपना दूसरा वो क्या है, और यहाँ पर हम हल करने जा रहे हैं, हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हल। कैसे देखिएगा ध्यान से, लिखा हुआ ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 तथा गुणनफल 182 हो। अब भैया कह रहे हैं ऐसी कोई 2 संख्या ज्ञात करो, यदि उन्हें जोड़ा जाए तो 27 आए और उन्हीं को आपस में गुणा कर दिया जाए तो 182 आए। आइए देखते हैं वो संख्या कौन कौन सी है। सबसे पहले कैसे लिखेंगे? माना पहली संख्या, 2 संख्या निकालना है। माना, या माना सही लिख दूं मैं, माना पहली संख्या बराबर x। अब दूसरी संख्या क्या होगी? क्योंकि 2 संख्याओं का योग 27 है तो दूसरी संख्या होगी 27 माइनस x। जब पहली संख्या में पता चल गई दूसरी निकालना है तो उसके योग से घटा देंगे, पहली दूसरी निकल आएगी। तो लिखेंगे इसलिए क्या, इसलिए दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x, 27 माइनस x। आइए प्रश्नों के अनुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार क्या है साथियों? अगर इनको गुणा किया जाता है, इन दोनों को गुणा किया जाता है तो 182 प्राप्त होता है। तो कैसे? मतलब कि x और 27 माइनस x इक्वल टू 182। आइए इसको हल करते हैं। जब x को अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 182। और जब हम इसको इधर लेकर आएंगे मेरे प्यारे साथियों तो ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इक्वल टू 0। अब इसको हम साथियों समीकरण के रूप में लिखेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर साथियों क्या माइनस आ गया, तो यहाँ पर जब माइनस कॉमन ले लेंगे साथियों तो क्या होगा, यहाँ पर जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। मेरे प्यारे छात्रों ध्यान रखिए, जब हम कभी भी समीकरण में माइनस कॉमन लेंगे तो जो संख्या माइनस में वो प्लस में हो जाएंगे और जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा। और ये वाला माइनस कहाँ भाग आएगा? यहाँ भाग आएगा। तो हमारे पास क्या बचा? एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182, ये हमारे पास समीकरण बचा। अब इसको हल करके हम लोग संख्या का पता लगाएंगे। आइए देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर कुछ नहीं, तो यहाँ पर साथ तो 1 लिखेंगे, 182 एक कम 182 का खंड हमें 27 पे करना है कि जोड़ने पर 27 आए और गुणा करने पर 182 आए। तो कैसे? 182 का हम लोग गुणनखंड करेंगे, 182 का गुणनखंड करेंगे, 2 से कटेगा, 2 9 18, 2 1 कम 2, फिर साथ किससे कटेगा? 7 से कटेगा, 7 1 कम 7, 7 21 और 13 1 कम 13। क्या होगा? 13 1 कम 13। क्या कुछ समझ में आपको आ रहा है? 2 9 18, 2 1 कम 2, 7 21, 7 1 कम 7 और 7 क्या है? नहीं, 7 1 कम 7 और 7 3 21
और 13 एकम 13, देखो 2 सते 14, 2 सते 14, 14 गुणे 13, 14 प्लस 13 होगा साथियों 27, और 14 को 13 से गुणा करेंगे 182। अब तो समझ में आया होगा। अब आगे देखिए क्या करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स प्लस माइनस माइनस 13 एक्स प्लस 182 इक्वल टू 0। इनमें से क्या कॉमन लेंगे, तो इनमें से क्या कॉमन लेंगे साथियों एक्स, क्या लेंगे एक्स लेंगे, और हो जाएगा एक्स माइनस 14, यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ से एक कॉमन लोगे, नहीं माइनस 13 कॉमन लोगे, तो यहाँ x प्लस माइनस माइनस यहाँ पर 14 बचेगा इक्वल टू 0। 14 कैसे आया, तो हमने भी बताया कि 14 को 13 से गुणा करो 182 आएगा। जब 13 तुमने कॉमन ले लिया तो 82 भी क्या बचेगा, 14 ही तो बचेगा साथियों। तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में x माइनस 13, x माइनस 13 कैसे हो गया, तो बाहर बाहर वाला, और एक ब्रैकेट में x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो एक बार क्या होगा, एक बार क्या होगा साथियों, ध्यान दीजिए, एक बार हो जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0, और एक बार होगा x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा 13, और यहाँ पर भी साथियों x बराबर क्या हो जाएगा 14। अब साथियों यहाँ पर मतभेद आ गया कि x के तो दो मान हो गए 13 कामा 14, 13 कामा 14, तो दोनों संख्याएं हैं, दोनों क्या है संख्याएं, तो लिखेंगे अतः वह संख्याएं, क्या अतः वे संख्याएं, अतः वे संख्याएं, संख्याएं 13 कामा 14 होंगे। फिर से मैं समझा देता हूं साथियों, अतः वे संख्याएं क्या होंगे, 13 कामा 14 होंगे। सबसे पहले आपको सवाल को पढ़ना है, मैंने पढ़ा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 27 गुणा गुणनफल 182 हो। मतलब अगर पहली संख्या में x मान लेंगे तो दूसरी संख्या बड़ी आसान हो जाएगी, 27 में से 1 घटा देंगे, हमें दूसरी संख्या पता चल जाएगी। फिर साथियों मैंने इसको कंडीशन को अप्लाई किया, कैसे अप्लाई किया कि इनका गुणनफल 182 है, तो इन दोनों को जब गुणा किया जाएगा तब तो 182 आएगा। मैंने गुणा किया, समीकरण बनाया, उसके बाद मैंने गुणनखंड किया और सवाल का आंसर आपका लग गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया है, मैं भी सर्टिफाइड हूँ अपनी ओर से कि आप इस सवाल को समझ पाए होंगे। अगर आप लोग अभी भी कुछ डाउट में है तो कमेंट में लिख दो उस डाउट को भी खत्म कर दूंगा मैं। और साथियों सबसे पहले आपको करना है प्रैक्टिस, क्या करना है प्रैक्टिस, जम कर प्रैक्टिस करना है, तभी आपको समझ में आएगा। आइए आज के अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और ये प्रश्न जो दूसरा प्रश्न लगा है उसी के आधार में तीसरा प्रश्न लगेगा, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से। आइए उस प्रश्न को भी हम लोग देख लेते हैं। ग्रेजुएशन हम लोग हल करने जा रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, दो क्रमागत, क्या लिखा है मेरे प्यारे साथियों, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग साथियों 365 है। साथियों यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो आपका क्रमागत है, धनात्मक है। इसी के आधार पे प्रश्नावली 4.1 में मैंने एक प्रश्न आपको लगवाया है, ठीक उसी के आधार पे ये प्रश्न लगेगा। कैसे लगेगा, सभी लोग ध्यान देंगे, इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं देंगे। सबसे पहले हल लिखेंगे, दो क्रमागत संख्या है, तो माना पहली संख्या, क्या साथियों, माना पहली संख्या बराबर x। जब हमने पहली संख्या था तो x मान लिया, तो दूसरी संख्या क्योंकि क्रमागत है तो माना दूसरी संख्या बराबर x प्लस 1। आप कहेंगे भैया, आप कहेंगे सर जी, आप कहेंगे मेरे बड़े भाई, मेरे दोस्त, x प्लस 1 क्यों लिखा गया? यहाँ पर समझो क्रमागत लिखा है, कॉन्सेक्यूटिव, तुरंत आ जाए संख्या। तो अगर हम x को 1 मान ले, x को 1 मान ले, तो 1 के बाद क्या तुरंत आएगा 2, और 1 में कितना जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा, 1 में 1 ही जोड़ोगे 2 होगा। समझ में आए? चलो कुछ भी, x को हम 2 मान लेते हैं, x को अगर 2 मान लेते हैं तो 2 के बाद क्या आएगा 3, और 2 में क्या जोड़ोगे तो 3 हो जाए, 1 जोड़ेंगे, इसलिए तो मैंने लिखा x प्लस 1। क्या लिखा, x प्लस 1। अब सवाल आगे बढ़ते हैं, फिर लिखा इनके वर्गों का योग 365 है। आइए प्रश्नानुसार इसे हल करते हैं। तो लिखेंगे साथियों प्रश्न, मेरे साथियों क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या होगा, इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग मतलब वर्ग करोगे तभी तो योग बनेगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 365। सवाल बस यही कह रहा है, अगर इतना हर सवाल में कर ले जाते हो सवाल लग जाएगा, बस आगे तो हल करना होता है। संख्या जो संख्या बनानी होती है, जो शब्दों वाले प्रॉब्लम होते हैं साथियों मैथ में, वो यहाँ तक कठिन है, उसके आगे बड़ा सरल है। तो चलो यहाँ तक कठिन था, मैंने कर दिया, बाकी और सिखा रहा हूँ। तो x का x स्क्वायर, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 365। अब 2x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ प्लस 2x
+1, यहाँ -365, क्योंकि हम साथियों इस संख्या को जब इधर लाएंगे तो इधर माइनस में हो जाएगा। फिर क्या लिखा है 2x² + 2x ± -364 = 0। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, मेरे प्यारे साथियों, कुछ इसमें हमको दिख रहा है। इसमें हमको क्या दिख रहा है, इसमें कुछ ना कुछ कॉमन है। यहाँ पर संख्या सम संख्या है, यहाँ पर सम संख्या, यहाँ पर सम संख्या है। तो चाहे तो हम दो कॉमन ले सकते हैं। देखिए कैसे, अगर हम यहाँ पर दो कॉमन लेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, x² बचेगा। यहाँ पर साथियों केवल x बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। अच्छा तो यहाँ पर x बचेगा। अब यहाँ पर क्या बचेगा, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 2 × 2 = 4 = 0। अब साथियों ये 2 इधर आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। क्या, जब 2 इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, 2 0 0 तो हो जाएगा x² + x -182। आई होप आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर नोटिस किए होंगे। यहाँ पर आपने क्या नोटिस किया कि जो ये समीकरण मिल गया, मेरे प्यारे साथियों, ये समीकरण क्या मिल गया, ये समीकरण जो आपने प्रश्न संख्या 2 हल किया है वही समीकरण मिल गया। तो अब गुणनखंड करना आसान हो गया कि नहीं, आइए कैसे हो गया आसान, आप कह दिए आसान हो गया, करके दिखाओ। तो आइए करके दिखा देता हूँ और आपको सिखा भी दूंगा। कैसे, यहाँ पर लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों x² + x -182 = 0। अब मेरे प्यारे बच्चों मैंने बताया 182 कम में से 182 का खंड करना 1 के बराबर, घटाने पर 1 आए और गुणा करने पर कितना आए साथियों, 182। तो 14 - 13 1 होगा, 14 × 13 182 होगा। देखिए कैसे, तो x² + 14 - 13 x -182 = 0। तो x² + 14x - 13x -182 = 0। तो यहाँ पर क्या होगा, x² यहाँ पे तो कॉमन लेने की बारी आ गई। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे साथियों। यहाँ पर जब x कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x + 14। इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ नहीं, कॉमन है, पहले माइनस कॉमन ले लो। फिर साथियों 13 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचा, x बचा, माइनस प्लस होगा और यहाँ पर साथियों क्या है, 14 बचेगा, = 0। क्या होगा, = 0। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों सवाल कैसे लगेगा, तो x - 13 एक ब्रैकेट में और x + 14 एक ब्रैकेट में = 0। यहाँ पर आगे सवाल कैसे लग जाएगा साथियों, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि x - 13 = 0, एक बार x + 14 = 0। ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो, इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो x बराबर क्या होगा 13 और x बराबर -14। अब मेरे प्यारे बच्चों सवाल यहीं से शुरू होगा, मेन खेल मचा देंगे हम सभी लोग। यहाँ पर देखिए संख्या लिखा धनात्मक, तो धनात्मक मतलब ये वाला लेंगे और ये वाला कट कर देंगे। अगर साथियों कोई भी संख्या कहता तो हम ले लेते, लेकिन धनात्मक पूछा है तो धनात्मक तो लेंगे। तो आइए यहाँ पर स्टेटमेंट ऐसे लिखेंगे, तो लिखेंगे अतः पहली संख्या बराबर 13। क्यों 13, कि पहली संख्या में x माना है। दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या देखिए, दूसरी संख्या बराबर क्या है, x + 1 है, मतलब साथियों 13 + 1 बराबर 14। यही आपका आंसर होगा। जब भी आप बोर्ड एग्जाम में करेंगे, इतना करने के बाद एक छोटा सा ब्रैकेट में इसे पैक कर देंगे और कहेंगे मास्टर साहब चेक कर लो हमारा आंसर सही है। क्या आपको लग रहा है कि मैथ आसान है? कहोगे कैसे आसान है मास्टर साहब, हम तो अभी जूझ रहे हैं मैथ लगाते। कोई बात नहीं, चिल्लाओ नहीं, परेशान ना हो। करना क्या है, बीएससी पे विश्वास करना है, और दूसरा काम क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। साथियों एक पत्थर की मूर्त को लोग भगवान बना देते हैं, क्यों, विश्वास के चक्कर से। ठीक उसी प्रकार बीएससी पे विश्वास कीजिए, मैं आपको गणित में इतना मजबूत कर दूंगा कि आप जब आप इतने अतीत को देखेंगे, पिछले समय को देखेंगे, तो कहेंगे भैया सही जगह आ गए थे, बीएससी को पकड़ लिया तो मैथ मेरी मजबूत हो गई। और आप खुद बच्चों का एडमिशन करवाएंगे बीएससी में। बस आप मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कीजिए, मैथ आपके लिए भी आसान हो जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने साथियों प्रश्न संख्या 2 और 3 को भी हल कर लिया है बहुत आसान तरीके से, और इसी क्रम में हम लोग हल करने जा रहे हैं आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। चलिए आप सभी लोग तैयार है? थके हुई हो भैया, लगाओ, कोई बात नहीं, पहुंच करो, यहीं पे क्लास रोक दो, थोड़ा 1 गिलास पानी पी के आओ, 1 गिलास पानी पियो उसके बाद पढ़ो।
लेकिन पढ़ना है। आज कसम खा लो कि 4.2 को खत्म करके जाना है, तभी तो रिवीजन करने में मजा आएगा। आइए साथियों, मेरे प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं। मेरे बच्चों, जो हम लोग प्रश्न हल करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने बोर्ड की एग्जाम के नजरिए से, और आपके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा बहुत ही अच्छी तरीके से। साथियों, जो आपको प्रश्न संख्या 4 उसका जो हल है बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा एक चित्र के माध्यम से। साथियों, लिखा हुआ है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई। तो पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी एक भुजा 90 डिग्री की हो। साथियों, मान लेते हैं ए है, ये बी है और ये सी है। फिर आगे लिखा है ऊंचाई इसके आधार से 60 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण कर्ण मतलब ये 13 सेंटीमीटर है, तो हमें ये लंबाई इसके आधार इसका लंब हमें बताना है। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे कुछ साथियों ध्यान देने वाली बातें हैं। सवाल ये लिखा हुआ है इसकी जो ऊंचाई आधार 60 सेंटीमीटर कम है, तो इसकी ऊंचाई किस पे डिपेंड है? आधार पे डिपेंड है। तो पहले मानेंगे, माना त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार बराबर x, और साथियों ऊंचाई कितना, और क्या होगा फिर त्रिभुज का लंब या ऊंचाई जिसे बोलते हैं बराबर x माइनस 7। x माइनस 7 इसलिए क्या होगा? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों हमने क्या बताया, सवाल में लिखा भी है कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार हमने x माना, तो इसकी लंबाई क्या होगी साथियों? x माइनस 7। तो ये x होगा और ये x माइनस 7। अब आप लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा, उसी के माध्यम से लगाएंगे। प्रमेय क्या होता है साथियों? प्रमेय होता है साथियों कर्ण। क्या होता है हमारे साथियों? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब मेरे प्यारे बच्चों, जो त्रिभुज होता है उसमें त्रिभुज में साथियों कर्ण की भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण कितना है? 13। तो 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है? x माइनस 7। x माइनस 7 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस आधार x का होल ऑफ स्क्वायर। आइए इसको हल करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। देखिए 13 का स्क्वायर होगा 169, तो यहाँ पे लिखेंगे 169 इक्वल टू x माइनस 7 का स्क्वायर, तो इसका जो a माइनस b का होल ऑफ स्क्वायर लगाएंगे 7 7 49 हो जाएगा, और माइनस 7 दूनी 14 x। ये कैसे ही आया? तो x माइनस a माइनस b का होल ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लगाया और इसको हल करके हमने इसको लेकर आए, फिर प्लस का x स्क्वायर। अब ध्यान देंगे साथियों, ये संख्या उधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, और यहाँ पर एक x स्क्वायर, यहाँ पर एक x स्क्वायर, तो हो जाएगा साथियों 2x स्क्वायर, और साथियों माइनस 14x माइनस प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। तो साथियों 2x स्क्वायर माइनस 14x, और साथियों प्लस माइनस माइनस बड़ी संख्या माइनस में चिन्ह लगेगा माइनस में, तो क्या होगा 169 में से 49 जाएगा साथियों, तो 120 बचेगा। कितना बचेगा? 120 इक्वल टू 0। अब साथियों सवाल हमें समीकरण के रूप में मिल गया। अब इसे हमें हल करना है। साथियों देखिए 12 दूना 24, 12 दूना 24, और साथियों 240 का खंड में 10 के बराबर करना है। घटाने पर 10 आए, गुणा करने पर 240 आए, गुणा करने पर 240 आए, तो 24 दहम में 240, 24 दहम में 240, और 24 माइनस 10 आपका 14 होगा। तो आइए देखिए कैसे। तो 2x स्क्वायर माइनस 24 माइनस 10, 24 माइनस 10 x माइनस 120 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस साथियों आपका 24 x माइनस माइनस प्लस 10x माइनस 120 इक्वल टू 0। अब मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में 2 कॉमन होगा, x कॉमन होगा, यहाँ पर x माइनस 12 बचेगा क्योंकि 12 दूना 24 होता है, प्लस यहाँ पर क्या कॉमन है? टेक कॉमन है, यहाँ पर x कॉमन लेंगे, प्लस माइनस माइनस होगा। अब देखो जब 10 कॉमन ले लिया तो 10 12 हम 120, 12 बचेगा इक्वल टू 0। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बार क्या लेंगे? 2x प्लस 10 वाला डाटा लेंगे, और एक बार x माइनस 12 इक्वल टू 0 लेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और आप आसान तरीके से समझ रहे होंगे। अभी क्या करना है हम सभी को? एक बार क्या हो जाएगा साथियों? 2x प्लस 10 इक्वल टू 0, तो क्या होगा ये 2x माइनस बराबर माइनस 10 हो जाएगा, और x बराबर माइनस 10 बटा 2 हो जाएगा। ये तो हो गया पहली बार में। और दूसरी बार में क्या होगा साथियों? ये होगा x माइनस 12, यहाँ पर यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ क्या होगा x माइनस पहली बार में, और ये दूसरी बार में x माइनस 12 इक्वल टू 0।
तो x बराबर 12। अब मेरे प्यारे बताओ लंबाई चौड़ाई किसमें होती है, लंबाई चौड़ाई किसमें होती है, प्लस में होती है, तो माइनस वाला डाटा नहीं लेंगे, ये होगा 12 सेंटीमीटर। क्या होगा, तो 12 सेंटीमीटर क्या आया, 12 सेंटीमीटर x क्या माना हमने, आधार माना, तो लिखेंगे अतः आधार, क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज का आधार, आधार क्या होगा साथियों, आधार बराबर 12 सेंटीमीटर और क्या है लंब, क्या होगा साथियों, लंब बराबर क्या होगा 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। और इसी को करने के बाद आपको बोर्ड एग्जाम में इसे बॉक्स में बंद कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे मैंने प्रश्नों को हल किया है। मैंने क्या लिखा, अतः त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर और लंब 12 माइनस 7 क्यों किया, क्योंकि x माइनस 7 है। बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं साथियों, बहुत अच्छी तरीके से आपको लगाना है, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तभी तो अच्छे से लगा पाएंगे। तो आप सभी लोग क्या करिए, सबसे पहले प्रश्न को पढ़िए, क्या बोल रहा है उसको लिखते जाइए, ड्रा करते जाइए, सवाल का समीकरण बनाइए और हल कर लाइए। ये सवाल आपको कैसे आएंगे प्रश्नों को लगाने के लिए, तो ये प्रश्न तभी आपको आएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए तभी प्रश्न आप लगा पाएंगे। आइए इन्हीं प्रश्नों की वेला में, इन्हीं प्रश्नों की सीरीज में हम लोग आज के अपने अंतिम प्रश्न को हल करते हैं, जो कि साथियों बहुत ही बेहतर सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। आइए प्रश्नों की इस बेला में आगे बढ़ते। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग आज का प्रश्न है वो भी अंतिम प्रश्न हल करने जा रहे हैं, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, टिक कर लो अभी से साथियों। लिखा हुआ है 5 नंबर में, एक कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग किसे कहते हैं, जो कोई घर पे लगाया जाता है या कोई छोटा सा उद्योग होता है। फिर कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, मतलब एक जो उद्योग है कोई ना कोई वो कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। तो यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपया लगी थी, तो बताओ भैया निर्मित बर्तनों की संख्या क्या है और प्रत्येक नग की लागत क्या है। तो भैया पहले बर्तनों की संख्या मानेंगे और प्रत्येक नग की लागत मांगेंगे। सबसे पहले जो माना जाता है वो लिखो, तो माना क्या मानेंगे, माना उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x माना। हमने क्या माना, x माना, क्यों, क्योंकि साथियों बर्तनों की संख्या निकाल ली तुमने, x माना। दोबारा क्या लिखा है, प्रत्येक नग की लागत, तो लिखेंगे माना प्रत्येक नग, नग मतलब बोरा कहते हैं ना, बोरा, कितने बोरा बर्तन है, कितने डिब्बा, तो प्रत्येक नग की लागत। क्या कह रहा है, उस दिन जो बर्तन बने थे वो किसी दिन, कुछ दिन के बर्तनों की दोगुनी संख्या से 3 अधिक था, तो क्या होगा 2x + 3 होगा, यही तो लागत होगी। अगर हमें बर्तनों की संख्या पता चल जाए और तो साथियों बर्तनों की संख्या कितनी होगी, नग की लागत कितनी होगी, 2x + 3। फिर साथियों उस दिन कितना रुपया खर्चा हुआ, 90 रुपया, तो लिखेंगे उस दिन, ये दिया हुआ है, क्या दिया है कि उस दिन कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत कितना है साथियों, 90 रुपया। अगर आप इतना कर ले जाते हो सवाल आधे से ज्यादा आपका लग जाएगा। अब सवाल क्या है, कुल बर्तनों की संख्या हमने x मानी और नग की लागत इतनी है, तो अगर टोटल बर्तन है और टोटल बर्तन को हम नग की संख्या से गुणा कर दें तो हमें क्या रुपया पता चल जाएगा, वही करना है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्न अनुसार मेरे प्यारे साथियों। और प्रश्न क्या है, x 2x + 3 = 90। अब इसको हम लोग हल करने जा रहे हैं और ध्यान पूर्वक देखिएगा। 2 × 1 = 2x² हो जाएगा, 3 × 1 = 3 प्लस का 3x हो जाएगा = 90। इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या होगा, 2x² + 3x - 90 = 0, -90 = 0। अब हमें क्या करना है साथियों, गुणनखंड करना है। 90 को 2 से गुणा करोगे 180 हो जाएगा, 90 को 2 से गुणा करोगे 180 हो जाएगा, मतलब कि 180 का खंड करना है 3 के बराबर। घटाने पर 3 आए और गुणा करने पर 180 आए, घटाने पर 3 आए, गुणा करने पर 180 आए। तो देखिए 180 का हम लोग फैक्टर करेंगे कैसे,
2 का आधा से 90, 2 से 45 हो जाएगा, फिर 3 से 15 हो जाएगा, और ये 3 से 5 हो जाएगा, और 5 एकम 5 हो जाएगा। अब हमें पता करना है, ध्यान से देखिएगा, 2 दूनी 4 तई 12, यहाँ पर टक लगाओ, 3 बचे 15, यहाँ पर 12 आया, यहाँ पर 15 आया। मतलब साथियों अगर ध्यान से देखें तो 12 में से जब 15 में से जब 12 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, और 12 को 15 से गुणा करेंगे तो 180 आएगा। 12 को 15 से गुणा करेंगे 180 आएगा, और 15 में से 12 जाएगा तो 3 बचेगा। तो आई होप हमें अपना खंड मिल गया होगा कि हमें कैसे गुणनखंड करना है मेरे प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² माइनस प्लस में 3 ब्रैकेट में लगाओ, 15 माइनस 12x, ब्रैकेट बंद कर लोगे, x बाहर रहेगा, और माइनस का 90 इक्वल टू 0। अब क्या होगा 2x² प्लस 15x और प्लस माइनस माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब साथियों हम लोग ब्रैकेट में कॉमन लेंगे। अब मेरे प्यारे भाई इन दोनों में क्या कॉमन है? कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन है, तो कहोगे हाँ सही है कॉमन है। क्या कॉमन है? इसमें 2 कॉमन है, तो क्या बचेगा? x भी कॉमन है, तो बचेगा यहाँ पर x प्लस 15। 2 कहाँ कॉमन है? अभी तो फंस जाएंगे हम लोग। 2 नहीं कॉमन है, इस पर आप कीजिए, 2 नहीं कॉमन है। क्या कॉमन है? केवल x कॉमन है, x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? 2x प्लस 15 बचेगा। यहाँ साथियों माइनस कॉमन लेंगे, दोनों में x नहीं, x कॉमन ले लेंगे। अब देखो 12 और 90 किसके पहाड़े में आएगा? तो 12 और 90 6 के पहाड़े में आएगा साथियों। 6 कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा? 6 दूनी 12x प्लस 15 छक्का 90 इक्वल टू 0। और ये प्लस कैसे आया? तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो एक ब्रैकेट में होगा x माइनस 6 और एक ब्रैकेट में होगा 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो साथियों हम लोग क्या करेंगे, एक बार होगा x माइनस 6 इक्वल टू 0, एक बार होगा 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। अब हम बाकी की कहानी यहाँ पर देखते हैं, ध्यान पूर्वक देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए x बराबर यहाँ 6, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर क्या होगा? 6, और इधर देखिए प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 2x बराबर माइनस 15 और x बराबर माइनस 15 बटा 2। अब मेरे प्यारे साथियों आप ही कमेंट करके बताएंगे, क्या कोई संख्या जब बर्तन बनेगी, कंपनी में कोई बर्तन बनेगा, कुछ भी बनेगा, तो क्या माइनस में बनेगा? नहीं, तो माइनस वाला कट, माइनस वाला कट। अब देखिए प्लस वाला बच्चा, प्लस वाला x है, तो बर्तनों की संख्या क्या है साथियों? x है। बर्तनों की संख्या क्या है? x है। और लिखेंगे अतः बर्तनों की संख्या बराबर 6। ये हो गया नग की लागत, और नग की लागत बराबर 2x प्लस 3, 2 गुणे 6 प्लस 3, तो बराबर कितना होगा? 6 दूनी 12 प्लस 3, ये 15 रुपया होगा। कितना होगा? 15 रुपया होगा। और ये कितना होगा? ये होगा 6 रुपया। समझ में आया नहीं? इसको क्या करना है? एक बॉक्स में भर देना है, एक बॉक्स में बंद कर देना है। ये 15 है और यही आपका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये 6 कहाँ से आया और ये 15 कहाँ से आया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैंने इस सवाल को कैसे हल किया? सबसे पहले मैंने सवाल को पढ़ा, और सवाल को पढ़ने के बाद मैंने फाइंड किया कि पूछ क्या रहा है, निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत, यही पूछा है। तो पहले माना मैंने उस निर्मित बर्तनों की संख्या क्या x है, प्रत्येक नग की लागत क्या है, नग हमने 2x प्लस 3 कैसे निकाला? तो यहाँ पे लिखा हुआ है साथियों कि निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या दुगने से 3 अधिक है, दुगने से 3 अधिक है। निर्मित किए हुए बर्तन की संख्या कितनी? x है, दुगना कितना होगा? 2x होगा, 3 कैसे अधिक होगा? प्लस में 3 लगा देंगे। अब सवाल कह रहा है उस दिन 90 रुपया लगा रहा है, उस दिन कितना लागत लगा? 90 रुपया साथियों लगा था। तो 90 रुपया कब लगेगा? जब साथियों बर्तन की संख्या को नग की संख्या से गुणा कर देंगे। तो प्रश्नानुसार x गुणे ब्रैकेट में 2x प्लस 3, हमने यहाँ से समीकरण बनाया और हमने गुणनखंड किया और सवाल को लगाया। यहाँ पे आप कहेंगे माइनस वाला क्यों नहीं लिया? तो साथियों कोई भी कंपनी में सामान बनेगा माइनस में बनेगा नहीं, प्लस में बनेगा, इसलिए डाटा हमने प्लस कर लिया और सवाल हमने लगा लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसी प्रकार से आप लोगों ने अगर शुरू से लेकर अंत तक भले ब्रेक ले लेकर इस क्लास को देखा है तो बहुत कुछ सीखा होगा। आज से हमने आपके लिए जो भी सिखाया बहुत बेस्ट सिखाया है। आप लोग इस क्लास को दोबारा एक बार जरूर देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, इन सवालों को दोबारा जरूर लगाइएगा। और आज यहीं पर साथियों समाप्त हो गई 4.2 एक्सरसाइज। अगली क्लास जो आपकी मैथ की लगेगी और 4.3 की लगेगी, बहुत ही बेस्ट तरीके से, सबसे आसान तरीके से मैं बता रहा हूं, समझिए। आज के लिए इतना ही।
ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। स्टडी विद ब्रजेश सर के संग, मुस्कुराते रहिए ब्रजेश सेन सर के संग। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।